कुमार प्रजापत देव IT के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना कल ट्रांसफार्मर टॉपिक चल रहा था, उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर में कल ट्रांसफार्मर के भाग पढ़े। क्या पढ़े? कल ट्रांसफार्मर के अपन भाग पढ़े, उसके सारे के सारे पार्ट पढ़े। अब आज अपन उसमें छोटा सा टॉपिक है अपना ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल है वो ट्रांसफार्मर के अंदर किस प्रकार से डाला जाता है और किस प्रकार कौन सा ऑयल उसमें डाला जाता है, ये अपन देखेंगे। देखो, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डाला जाता है, वो ऑयल एक प्रकार से खनिज तेल होता है। क्या होता है? खनिज तेल होता है, जिसको मतलब पेट्रोलियम की शोधन से, खदानों से निकाला जाता है, शोध करके। खनिज तेल और सिंथेटिक तेल, ये दोनों प्रकार के तेल हैं, ये ट्रांसफार्मर में डाले जाते हैं। कि खनिज तेल है और सिंथेटिक तेल है, ये भी दोनों के दोनों प्रकार के तेल हैं। इसमें डालते हैं अपन ट्रांसफार्मर में। इसका मुख्य काम कल भी मैंने बताया था। आज इसका मुख्य काम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, सिंथेटिक ऑयल, देखो सिंथेटिक और खनिज तेल है, इसका मुख्य काम क्या होता है कि ट्रांसफार्मर होता है, वो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है, वो वाइंडिंग इस खनिज तेल में पूरी की पूरी डूबी हुई होगी। क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफार्मर पर लोड चलता है तो ट्रांसफार्मर क्या होता है? गर्म होता है दोस्तों। क्योंकि ट्रांसफार्मर पर लोड चलेगा तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है, पूरा ट्रांसफार्मर गर्म होगा। गर्म होगा तो वाइंडिंग है, अगर ये तेल नहीं होगा तो वाइंडिंग गर्म होके क्या होगी? जल जाएगी। आई बात समझ में? क्योंकि अगर उस वाइंडिंग को पूरे उस जो ऑयल टैंक होता है, टैंक के अंदर पूरा का पूरा वाइंडिंग है, उसके स्तर थोड़ा सा स्तर ऊपर रख के पूरी वाइंडिंग को क्या कर दें? इस खनिज के तेल से क्या करेंगे? डुबो देंगे। पूरा का पूरा डूब जाएगा वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर ने एक तो क्या किया? उस वाइंडिंग को ठंडा रखने का काम करेगा। ठीक है। दूसरा काम कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो एक इंसुलेशन के रूप में भी काम करेगा, एचालक के रूप में। आई बात समझ? ये काम खनिज तेल और सिंथेटिक तेल का होता है। आई बात समझ में? क्योंकि सिंथेटिक तेल होता है वो, उसका काम कैसे निकाला जाता है? वो यह है कि सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के द्रवों से तैयार किया जाता है। सिंथेटिक तेल किससे तैयार किया जाता है? सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन के द्रवों से तैयार किया जाता है ये तेल। और यह महंगा होने के कारण, ज्यादा महंगा होने के कारण इसका उपयोग भूमिगत प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, भूमिगत ट्रांसफार्मर होते हैं, उसी के अंदर इस तेल का उपयोग करते हैं। जो ट्रांसफार्मर भूमिगत अंडरग्राउंड में स्थापित करते हैं, चाहे वो पावर ट्रांसफार्मर हो, चाहे वो वितरण ट्रांसफार्मर हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके अंदर कौन सा तेल अपन यूज में करेंगे? सिंथेटिक। लेकिन साधारणतया अपन खनिज तेल ही यूज में लेते हैं। कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? और अब देखेंगे अपन ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। इसमें कोई भी अगर मिस्टेक लगे आपको तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। देखो, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण है
वो क्या करता है अभी, 3 कारकों पर निर्भर करता है, 3 कारकों पर निर्भर करता है। और वो 3 कारक कौन कौन से हैं, 3 कारक कौन कौन से हैं? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर, उसकी कोर में जो पैदा होने वाला अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स है। एक तो पॉइंट क्या हुआ कि एक तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर की जो कोर में अधिकतम पैदा होने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है उस पर निर्भर करता है, जिसको अपन किससे कहते हैं, फाई एम, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स। दूसरा है अपना सप्लाई फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। और तीसरा अपना कौन सा है, वाइंडिंग की लपेट संख्या, वाइंडिंग की लपेट संख्या, जिसको अपन किससे करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, एन से प्रदर्शित करते हैं। अब ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल है ई, इन तीनों के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ई अनुक्रमानुपाती फाई एम इंटू एफ इंटू एन, इस प्रकार से ई विद्युत वाहक बल ट्रांसफार्मर का किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, फाई एम मैक्सिमम चुंबकीय विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, और सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और वाइंडिंग की टर्नों की लपेट संख्या, इन तीनों के ऊपर क्या करता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। अब देखो, पर जो वाइंडिंग होती है, देखो जो अपनी एसी होती है उसमें एक चक्कर अपन पूर्ण करते हैं, तो उसके अंदर एक साइकिल में चुंबकीय फ्लक्स है वो 4 बार क्या करता है, 0 तक जाता है, और 4 बार अधिकतम मान तक जाता है। क्योंकि एक तो यहां हो गया, एक यहां हो गया, एक यहां हो गया, और एक यहां हो गया। 4 बार चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है एक चक्कर के अंदर, ठीक है। 4 बार चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो रहा है, मान चेंज हो रहा है। आई बात समझ में? तो अपन इस प्रकार से अपन देख सकते हैं। अब देखो, इसकी एवरेज वैल्यू देखेंगे, आरएमएस 4 बार क्या हो रहा है, मान अधिक 0 हो रहा है, और उसके बीच में अधिकतम मान भी हो रहा है। आरएमएस बराबर, आरएमएस ई आरएमएस बराबर है एवरेज विद्युत वाहक बल, एवरेज विद्युत वाहक बल इंटू फॉरम फैक्टर, इंटू फॉरम फैक्टर मान। फॉरम फैक्टर मान देखो, आरएमएस मान बराबर इंटू एवरेज मान। अब देखो इसका एवरेज मान कितना आया कि ई आरएमएस बराबर, अब इसका वो मान एक साइकिल में क्या हो रहा है अभी, 4 बार 0 और 4 बार अधिकतम हो रहा है, 4 फाई एम इंटू फॉरम फैक्टर का मान क्या है, 1.11। अब 1.11 कहां से आया, एसी थ्योरी जो अपन पाठ पढ़ा है उसके अंदर फॉरम फैक्टर मान, पीक फैक्टर मान, आरएमएस मान, औसत मान सारे दे रखे हैं। देखो पीक फैक्टर मान, आरएमएस मान है 0.707, औसत मान है 6.37, 0.637, फॉरम फैक्टर मान है 1.11 और पीक फैक्टर मान है 1.414। आगे बात समझ में, 1.414। ये मान अपने को याद रखनी है ताकि आगे समझ में अपने को पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाए। तो अब देखेंगे 1.11। अब देखो इसको अपने गुणा
गुणा करेंगे तो ई आरएमएस है बराबर है तो 4.44, इसको गुणा किया 4.44 5m आ गया ना 5m। आगे बचा क्या अपना, बचा क्या है इंटू एफ इंटू एन। ये क्या है, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण। क्या है भाई, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण है। आगे बात समझ में, ट्रांसफार्मर का विद्युत वाहक बल समीकरण क्या होता है, 4.445m मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स और एफ फ्रीक्वेंसी, एन वाइंडिंग में टर्नों की संख्या। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसी प्रकार प्राइमरी वाइंडिंग में भी इसी प्रकार होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग में भी इसी प्रकार। अब देखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल, तो ईपी बराबर 4 प्राइमरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, किस पर कर रहे हैं, प्राइमरी वाइंडिंग का विद्युत वाहक बल ईपी, पी का मतलब हुआ प्राइमरी का विद्युत वाहक बल ज्ञात करेंगे 4.45m इंटू एफ इंटू, अब यहां प्राइमरी है तो प्राइमरी में टर्नों की संख्या, तो ये किसका है, प्राइमरी का है। आगे बात समझ में। अब इसी प्रकार सेकेंडरी, सेकेंडरी का विद्युत वाहक बल समीकरण ES, एस का मतलब क्या हुआ, सेकेंडरी विद्युत वाहक बल। सेकेंडरी में जो वाइंडिंग होती है ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, उसका विद्युत वाहक बल बराबर 4.445m, 4.445m मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स इंटू एफ इंटू एन। अब एन है यहां, अब यहां सेकेंडरी के अंदर विद्युत वाहक बल ज्ञात कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में क्या है, टर्नों की संख्या NS। अब देखो इसके अंदर दोनों अपने विद्युत वाहक बल ज्ञात किया है, तो इसके बाद में अपन इसकी एक क्या करेंगे भाई, रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या होगा कि समीकरण 1 हो गया ये और समीकरण 2 हो गए, ठीक है। अब इसको रेशियो में निकालेंगे तो अपना क्या होगा कि K बराबर EP बराबर 4.45m इंटू F इंटू P बटा ES समझ में आ गया होगा। ES थोड़ा सा यहां ऊपर है, अपन क्या करेंगे सेकेंडरी होगा, अनुपात में लेंगे तो सेकेंडरी आएगा ऊपर और नीचे अपने P प्राइमरी। तो प्राइमरी का विद्युत वाहक बल कितना होगा 4.445m इंटू F इंटू P। अब देखो रेशियो में अपन बात करेंगे तो देखो ES बटा EP बराबर इसमें 4.445m, इसमें भी 4.445m, ये कट रहा है, इसमें रेशियो कट रहा है। इसी प्रकार फ्रीक्वेंसी दोनों वाइंडिंग में समान रहेगी, क्योंकि जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राइमरी में उत्पन्न होगा उतना ही चुंबकीय फ्लक्स सेकेंडरी में होगा।
इसी प्रकार जितनी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी में जा रही है सप्लाई फ्रीक्वेंसी, उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, सेकेंडरी में होगी। लेकिन टर्नों की संख्या क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, और विद्युत वाहक बल भी कम ज्यादा होगा। कम ज्यादा कैसे, मतलब इसको घटाने बढ़ाने का काम ही कर रहा है। तो इसका रेशियो भी क्या आया, के बराबर ES बटे EP बराबर NS बटे NP। ये फॉर्मूला अपने को क्या करना है, याद रखना है। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार अपने को ये रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना। देखो इस प्रकार से ही अपने को ये विद्युत वाहक बल समीकरण निकालना पड़ेगा। और वो कहां से आया कि जो एसी की अपनी साइन वेव होती है, एसी की साइन वेव अपन बढ़ाते हैं, उसके अंदर जो ये मान है जहां 0 डिग्री है, वहां पर इसके आगे 90 डिग्री पर मान है। दोबारा यहां पर जो मान आएगा, फिर यहां पर आएगा और यहां पर आएगा। जो यहां से मान 2 बार शून्य में चेंज हो रहा है, और 2 बार इसका अधिकतम, एक बार 2 बार शून्य में होगा और एक बार 2 बार अधिकतम में होगा। तो इसी प्रकार 4 बार ये एक साइकिल में मान परिवर्तित हो रहा है। आई बात समझ में? इसी प्रकार ये 4.4 यहां आया। तो 4.4 कैसे आया कि अपन फॉर्म फैक्टर का मान लिया था 1.11 लिया, तो उसको अपन क्या किया, उससे गुणा किया 4 से अपन, क्योंकि 4 बार चेंज किया तो 4 इसको गुणा करेंगे तो 4.44 ये मान आएगा। ठीक है, अब देखो आगे अपन रेशियो चल रहा था। रेशियो में अपन बात कर रहे थे कि कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। ES का मतलब हुआ कि सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसकी, सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल बराबर इसका अपना ये विद्युत वाहक बल समीकरण लेना है अपने सेकंड नंबर। ठीक है, 4.445M का मतलब हुआ कि मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स इनटू F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, सप्लाई फ्रीक्वेंसी, फिर है N। अब N है तो क्योंकि अपन सेकेंडरी में विद्युत वाहक बल देख रहे हैं, तो इसमें सेकेंडरी में टर्नों की संख्या भी NS है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको अनुपात में ले लेते हैं। अब देखो प्राइमरी की बात करेंगे, ये विद्युत वाहक बल समीकरण लेना है अपने को। EP का मतलब हुआ प्राइमरी में विद्युत वाहक बल, प्राइमरी में विद्युत वाहक बल। इसी प्रकार सेम का सेम 4.445M चुंबकीय फ्लक्स अधिकतम F इंटू NP। ये अब देखो इसमें ये चुंबकीय फ्लक्स है, प्राइमरी में और सेकेंडरी में क्या हो रहा है, समान हो रहा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, कट जाएगा। इसी प्रकार सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वाइंडिंग में जितनी अपन इनपुट में दे रहे हैं उतनी सेकेंडरी में भी लेगी अपने को, तो ये भी ये कट रहा है। बचा क्या अपने पास, के बराबर ES बटे EP बराबर NS बटे NP। ये अपने को याद रखना है फॉर्मूला। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। और इसके आगे अपन ट्रांसफॉर्मेशन में जो धारा है उसके बारे में भी अपन देखेंगे। तो ES बटे EP अपन देखा, तो NS बटे NP। तो दोस्तों आज इतना अपने क्या कर रहे हैं, ये रेशियो पढ़ा, और कल अपना अगला टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन, रेशियो और इंपीडेंस के अनुपात के बारे में देखेंगे। नमस्कार।